रहीम। मेरे से पहले जितने एक्सपर्ट्स थे उन्होंने काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की इकॉनमी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। झगड़ा साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के और प्रोविंशियल मामलात के ऊपर काफ़ी रोशनी डाली, और अली खिज़र साहब ने बड़ी जामे एक प्रेजेंटेशन दी वे फॉरवर्ड के ऊपर, और जो इस वक्त हमारे सामने इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा है उसकी जो नौयत है उसके हवाले से, और काफ़ी इन्होंने खौफनाक बातें भी की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अब महफूज रहेंगे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की जो गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग हुई है उसमें तो कहा गया है कि मईशत बुरी है, लेकिन जो कहेगा कि बुरी है तो उसके ऊपर भी FIR वगैरह या कोई ऐसी कार्रवाई जो है वो शुरू हो सकती है। तो अली खिज़र साहब के साथ हमारी सारी हमदर्दियाँ रहेंगी इंशाल्लाह, और हम आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन हमें बात करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मईशत हकीकतन इस वक्त एक बहुत ख़राब हालत में है, और ये ख़राब हालत काफ़ी हद तक अवॉइड की जा सकती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 8 माह पहले जितनी बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स आ रही थी, आप किसी को उठा के देख लें, वर्ल्ड बैंक की, IMF की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो तमाम जो थी वो बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री रिपोर्ट्स थी। उसमें पाकिस्तान की मईशत और उसकी हैंडलिंग की ज़्यादातर तारीफ की जा रही थी, चैलेंजेस का भी जिक्र किया जाता था, लेकिन किसी भी रिपोर्ट के अंदर दूर दूर तक ये अंदेशा नहीं जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान को इतना बड़ा फाइनेंसिंग गैप आएगा और ये खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट के करीब जाके खड़ा हो जाएगा। जो अभी अली खिज़र साहब ने जो फिगर्स दी, हम 8 माह के अंदर हमने ये जो एक गिरता हुआ सफर तय किया है, ये 8 माह पहले इसका दूर दूर तक कोई तसव्वुर नहीं था। इकॉनमी आपकी 6% पे ग्रो कर रही थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके इतने थे कि मार्च के अंदर हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से $1 अरब रिकॉर्ड की सेटलमेंट भी की, और करंट अकाउंट का खसारा श्रिंक हो रहा था, आपका रुपया स्टेबल था, बिजली की लोड शेडिंग दूर दूर तक मौजूद नहीं थी इस मुल्क के अंदर, बल्कि इजाफी बिजली इस्तेमाल करने के ऊपर हम स्कीम्स देते थे कि आप इजाफी बिजली इस्तेमाल करेंगे तो 30% आपको रियायती यूनिट मिलेंगे। पीक आवर्स हमने खत्म कर दिए सनत के लिए। सनत 10%, बड़े दर्जे की सनत 10% ग्रो कर रही थी। हमारे एक्सपोर्टर्स तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, और ये एक पॉजिटिविटी थी। स्टार्टअप्स मुल्क के अंदर थे, एक पॉजिटिविटी थी मुल्क के अंदर। उस पॉजिटिविटी को अगर आज आप देखें तो हम 8 माह के अंदर कितना एक सिरे से माहौल बदला है। तो ये कैसे बदला है? ये एकदम नहीं बदला, इसके अंदर बहुत सारी गलतियां भी हुई हैं। जब ये नई हुकूमत आई तो इन्होंने बहुत देर की IMF के से बातचीत करने में भी, 25 मई तक तो, और उसके बाद भी इनका इरादा ही नहीं था शायद हुकूमत करने का या IMF से कोई बातचीत करने का। और जब एक पहला बजट पेश किया गया, जो पहला ड्राफ्ट पेश किया गया जून में, तो वो ड्राफ्ट एक ऐसा मज़ाहिया ड्राफ्ट था कि वो IMF के मैट्रिक्स से और पाकिस्तान की हकीकत से बिल्कुल अलहदा था। और फिर उसको वापस एक नया ड्राफ्ट बाद में जो पेश किया, जो फाइनल बिल होता है, सिर्फ वो चंद गलतियों के लिए या चंद चीज़ों को रिव्यू करने के लिए होता है जो डिबेट में आई हो, तो पूरा यकसर नया बजट पेश कर दिया। उसके बाद आते साथ पूरे मार्केट में पैनिक फैला दिया कि पता नहीं जाने वाले क्या कर गए, डिफॉल्ट होने वाला है मुल्क। ये पैनिक खुद इन्होंने फैलाया, मुस्लिम लीग नून ने और PDM ने, और एक इंपोर्ट बैन लगा दिया लग्जरी आइटम्स पे। हम तब भी कहते रहे कि ये जो आप इंपोर्ट बैन लगा रहे हैं, ये तो 1% भी नहीं है पाकिस्तान की इंपोर्ट का हिस्सा, इससे पैनिक ज्यादा फैलेगा। और वही हुआ। फिर चंद माह, 2 माह के बाद उसको, 2-3 माह के बाद उसको सारे को रिवर्स कर दिया, उस इंपोर्ट बैन को। जो उस वक्त के वजीर खजाना थे, उनकी स्टेटमेंट्स ऐसी आती रही कि पूरी मार्केट का कॉन्फिडेंस हिल गया। आपका रुपया कभी 180 से लेके 250, 255 तक चला गया इंटरबैंक रेट, और फिर वहां से वापस लाए। नए वजीर खजाना आए तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं 190 पे लेके जाऊंगा। आपकी तमाम इंडस्ट्री और इंपोर्टर्स ने अपनी LCs रोक ली कि शायद ये रुपया जबरदस्ती वापस लाएंगे, और उससे अब एक नया एक बहरान पैदा हो गया कि आपकी खाम माल की शॉर्टेजेस हर सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के आ गई। असद उमर साहब, शौकत तरीन साहब और मुजम्मल साहब कराची से पहुंच गए हैं, तो हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं जी। तो ये सिलसिला जो चलता रहा, एक
एक गिरावट का सिलसिला मईशत के अंदर, उसकी और बहुत सारे पहलू हैं। एक पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव होता था, उसको खत्म कर दिया गया, और फिर इतना ज्यादा फोकस किया गया रुपए के ऊपर कि पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को स्क्वीज कर दिया गया। पाकिस्तान की तमाम इंपोर्ट्स को स्क्वीज कर दिया गया ताकि रुपया मुस्तहकम रहे, जिसके अंदर आपके असेंशियल खाम माल, आपकी दवाइयां, आपके स्पेयर पार्ट्स, आपकी सनत का सामान, खाने पीने की अशिया तमाम शामिल, जिसकी वजह से अब शॉर्टेजेस जो हैं वो हर सेक्टर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो गई और इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई, मल्टीनेशनल्स बंद होना शुरू हो गई। आपका इंटरबैंक रेट जो आज जो 225 226 रुपए है, उस पर कोई बैंक एलसी खोलने को तैयार नहीं। आपने डॉलर खरीदने हो तो ओपन मार्केट का जो रेट है उसमें और इंटरबैंक के रेट में 30 से 40 रुपए का फर्क है। यानी इंटरबैंक का रेट सिर्फ कागज के ऊपर रह गया, उसका मईशत के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं रह गया। वो सिर्फ इसाक डार के कागज पे 226 रुपए लिखा हुआ है, उसके ऊपर कोई कारोबार नहीं हो रहा और कोई उसके ऊपर रुपया दस्तयाब नहीं है। आज हम इंशाअल्लाह ताला व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं, जिसके अंदर इन्होंने जिस मेहनत के साथ, क्योंकि ये इतनी 8 माह में तबाही जो है ये मेहनत के बगैर नहीं आ सकती, जिस मेहनत के साथ इन्होंने इस मुल्क को तबाह किया 8 माह के अंदर, जितना ये मुल्क परवाज कर रहा था 8 माह पहले, आज उतना ही ये इसको गिरावट की तरफ ले गए हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि अभी मईशत के ऊपर व्हाइट पेपर हमने लॉन्च करना है, तो उसके ऊपर काफी अभी गुफ्तगू होगी। मैं कुछ एनर्जी के ऊपर बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि तवानाई का बहुत बहरान आया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सिर्फ 8 माह पहले 16 रुपए का यूनिट था और इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पे 12 रुपए का यूनिट जो है वो दिया जाता था सनत को। लोड शेडिंग का नामो निशान नहीं था। सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जों का फ्लो जो हमने जब लिया 2018 में, तो 450 अरब की रफ्तार से वो हर साल बढ़ता था। हम उसे कम करके 99 अरब पे ले आए अपने आखिरी साल में। अब 8 माह में वो दोबारा 450 अरब पे चला गया। आईपीपीज, चले आईपीपीज पे तो मैं खैर बाद में आता हूं। मैं जरा आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा तवानाई का बहरान है आज जो हम फेस कर रहे हैं, इसकी जड़ें कहां पे हैं? इसकी जड़ें 2013 और 2018 के दरमियान जो फैसला साजी हुई, इसकी बुनियाद इस तवानाई के बहरान की वहां रखी गई। 2013 में हमारे कैपेसिटी पेमेंट्स, यानी वो प्लांट्स जो बंद भी रहे तो जो हमने उनको फिक्स्ड पेमेंट करनी होती है, वो सिर्फ 183 अरब थी। 2013 में 183 अरब थी। आज 10 साल बाद, 10 साल भी नहीं हुए अभी, 9 साल बाद वो तकरीबन 1100 अरब के करीब खड़ी है और ये चंद सालों में बढ़ के 2500 अरब पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो इंपोर्टेड ईंधन के ऊपर महंगे दामों पावर प्लांट लगाए गए, जिनका कोई कंपटीशन नहीं हुआ, जिनका कोई ओपन टेंडर नहीं हुआ, और अपनी मर्जी के सिलेक्शन करके प्लांट्स लगाए गए, अपनी मर्जी की जगहों पे लगाए गए, मर्जी की कंपनियों के साथ लगाए गए, और आज उनकी वजह से 183 अरब से बढ़ के आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स 1100 अरब पे खड़ी हैं और ये मजीद 2500 अरब तक चली जाएंगी चंद साल के अंदर। हमारा इंपोर्ट मिक्स पाकिस्तान का बदल दिया गया। एक मुल्क जिसके अंदर क्रॉनिक फॉरेन एक्सचेंज की वल्नरेबिलिटी है, वहां पे आपने अपनी 70% तवानाई जो है वो इंपोर्टेड ईंधन के ऊपर उसका दारोमदार कर दिया, यानी वो भी इंपोर्ट करो। और मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि ये 2013 और 18 में तो जो कर गए, उसके बाद जब पीटीआई आए तो हमारे सामने ये जो तवानाई का शोबा था, हमने क्या किया? सबसे पहले तो हमने आईपीपीज, जो ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इनके साथ मुआहदों को रीनिगोशिएट किया। आईजी सेप, यानी कि हमने एक ऐसा फॉर्मेट बनाया कि अब आइंदा मजीद कोई अगर बिजली घर लगाया जाएगा या हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम, जिसे आईजी सेफ हम कहते हैं, उसकी प्रोजेक्शन, मॉडलिंग और ओपन कंपेटिटिव बिडिंग के जरिए किया जाएगा। कोविड के एनर्जी पैकेजेस के अंदर हमने बेशुमार पैकेजेस दिए, जिस तरह एनर्जी के बिल्स को डिफर किया गया, एनर्जी इंक्रीमेंटल पैकेज दिया गया कि इजाफी बिजली आप इस्तेमाल करें तो 12.5 रुपए की होएगी। वेकॉग को पास किया गया। आपकी जो एलएनजी आती थी, जब आप उसको डालते थे अपनी लोकल गैस की लाइंस के अंदर, तो हर साल 100 अरब का नुकसान होता था। हमने फरवरी में, आप अपने आखिरी 2 महीने के अंदर, हमने तमाम सूबों को के साथ मिलके हमने वेकॉग का लेजिस्लेशन पास किया
और इसका नतीजा ये निकला कि आईएमएफ 2021 में जब मैं वजीर तवानाई था, तो जब आईएमएफ का प्रोग्राम रिव्यू हो रहा था, तो तवानाई का शोबा वो वाहिद शोबा था जिसकी मीटिंग का दौरानिया तवानाई के दफ्तर इस्लामाबाद में आईएमएफ के साथ सिर्फ 5 मिनट का था। तमाम मैट्रिक्सेस पे हमने ओवर परफॉर्म किया हुआ था। सर्कुलर डेट के जितने टारगेट्स थे रिडक्शन के, वो हमने ओवर परफॉर्म किए थे। लाइन लॉसेस के और ट्रांसमिशन हम 20,000 मेगावाट से लेके आए और हम 26,000 मेगावाट में पाकिस्तान की ट्रांसमिशन कैपेसिटी छोड़ के गए। ये लोग 40,000 मेगावाट पे जनरेशन कैपेसिटी ले गए थे, लेकिन ट्रांसमिशन कैपेसिटी 19-20 हजार पे छोड़ गए थे। हम उसको 3 साल में 6,000 मेगावाट 25% हमने उसको इंक्रीज किया। और जितने हमारे प्रीवियस डिफर्ड पेमेंट्स थी, क्योंकि आखिरी साल में मुस्लिम लीग नून ने 2018 में एनर्जी प्राइसेस को फिक्स किया, तो वो जितनी डिलेड एडजस्टमेंट्स थी वो तमाम क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स के जरिए हम ऑलरेडी उनको लेवी कर चुके थे, जिसके नतीजे में हमारा सर्कुलर डेट का फ्लो 99 अरब आ गया था। और इस साल हमने अपने स्टॉक में नेगेटिव शो करना था, 300 अरब नेगेटिव हमने शो करना था, लेकिन ये सारा कुछ जो है ये धरा का धरा रह गया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब रिकोडिक की सेटलमेंट का टाइम आया, $1 अरब दरकार थे। वो $1 अरब हमने पेट्रोलियम डिवीजन की कंपनी से उनकी इन्वेस्टमेंट करा के $1 अरब दिया, यानी कि वो हमें कर्जा नहीं लेना पड़ा मजीद, पाकिस्तान को एज ए सॉवरेन डेट हमें कर्जा नहीं लेना पड़ा। हमने वो भी, इतनी इस वक्त आपकी जान पड़ चुकी थी तवानाई के शोबे में। आज अलबत्ता क्या है, जब ये लोग आए हैं पिछले 8 माह के अंदर, सबसे पहले तो आते साथ मई जून के अंदर इन्होंने एक स्पेंडिंग स्प्री की, जरूरत से ज्यादा तेल खरीद लिया और महंगी तरीन कीमतों के ऊपर खरीद लिया। सिर्फ मई के जून के महीने का तेल खरीदना था, मई जून जुलाई तीनों महीने का तेल खरीद लिया इन्होंने। एलएनजी के 4 कार्गो खरीद लिए आते साथ, और महंगे दामों पे, जो पाकिस्तान के महंगे तरीन कार्गो से, और आज तक उनकी कॉस्ट रिकवर नहीं हुई, वो भी सारा सर्कुलर डेट के अंदर चला गया गैस की। जो महंगे दामों तेल खरीदा हुकूमत ने, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट 10-10, 15-15 रुपए लग के इंडस्ट्री को आई, और फॉरेन एक्सचेंज आपका वहां से ड्रेन होना शुरू हो गया। रशिया से, जो पहले मुल्क थे ना जिन्होंने रशिया को अप्रोच किया था सस्ता तेल लेने के लिए, उसमें पाकिस्तान शामिल था। मार्च के मिडल में, तकरीबन 8 से 10 मार्च के अंदर, पूरी दुनिया को रशिया ने ऑफर दी कि हम आपको 30% सस्ता तेल देते हैं। $113 का उस वक्त तेल था और $30 से ज्यादा का डिस्काउंट था। सबसे पहले जो मुल्क जिसने उनको अप्रोच किया और उनसे बातचीत शुरू की वो पाकिस्तान था, और हमने अप्रैल में सस्ती गैस और सस्ता तेल लेके आना था पाकिस्तान में। आज उस बात को भी 9 माह गुजर चुके हैं, और इन्होंने अब जाके बातचीत शुरू की थी, वो भी बिलावल साहब ने रोक दिया इन्हें। इन्होंने कहा नहीं, ये जुर्रत नहीं करनी, ये बड़े जो मुल्क हैं वो हमारे जो इनको लाने वाले हैं वो खिलाफ हो जाएंगे। फिर हमने जितने डिस्कोज थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके प्रोफेशनल बोर्ड्स बनाए थे, उसमें कोई सियासी लोगों को नहीं डाला था हमने। MIT के लोग, हार्वर्ड के लोग, वो लोग जो सारी दुनिया के अंदर एनर्जी एक्सपर्ट्स से अपना लोहा मनवा चुके थे, उनको लेस्को के बोर्ड्स में डाला, उनको गैपको के बोर्ड्स में डाला, उनको पेस्को के बोर्ड्स में डाला। उन सबको फारिग कर दिया गया है और उनकी जगह अपने जियालों को, अपने क्रोनीज को, अपने रिश्तेदारों को लगा दिया गया। लेस्को का बोर्ड 4 माह इसलिए नोटिफाई नहीं हुआ क्योंकि खुर्रम दस्तगीर साहब अपने ससुर को लगाना चाहते थे, लेकिन वो नुमान साहब एक उनके लाहौर के टिकट होल्डर हैं, वो भी लगना चाहते थे। तो ये 4 माह कशमकश चलने के बाद उन फैसला ये हुआ कि नहीं, वो नुमान साहब को दे दें, इनके ससुर को कहीं और एडजस्ट कर देंगे। और हम किसको लगा रहे थे? जो टॉप के, चोटी के जो एनर्जी के प्रोफेशनल्स हैं, उन सबको फारिग कर दिया गया। NTDC में हम जो एक टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने कराची इलेक्ट्रिक को भी टर्न अराउंड किया जब वो उसको प्राइवेटाइजेशन के बाद, नवीद इस्माइल, और सारी दुनिया में वो टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट हैं, उनको फारिग कर दिया गया NTD। और वो 3 साल में इसको 20,000 से 26,000 मेगावाट पे लेके आए थे, उनको फारिग करके अब पता नहीं वहां पे किसको लगा दिया। और ये सिलसिला, अच्छा LNG के ऊपर हम एक कार्गो मिस करते थे तो शोज चलते थे। 11 से 12 कार्गोज की हमारी एवरेज थी, 12 कार्गो से ज्यादा हैंडल ही नहीं कर सकता है हमारे पोर्ट्स, जो हमारी कंट्रैक्चुअल कैपेसिटी है, हमारी जो पाइपलाइंस की कैपेसिटी है। इस वक्त आपकी पिछले 8 माह में एवरेज जा रही है 7 कार्गोज की सिर्फ, लेकिन इसके ऊपर कोई आपको
बोलता नजर नहीं आएगा। तो मेरे दोस्तों, आगे का क्या रास्ता है तवानाई के शोबे के लिए? ऐसे तो नहीं हो सकता कि 45 रुपए यूनिट हमारी इंडस्ट्री को आ रहा है और उसके बाद फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट अलहदा है, टैक्सेस अलहदा हैं, और अब ये कह रहे हैं कि 30-40% और बढ़ानी है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग तो इस मुल्क में तबाह हो जाएगी और आम आदमी भी तबाह हो जाएगा। तो हम कैसे इस मामले को आगे लेके चलेंगे? सबसे पहले तो ये कि इस सारे को ठीक करने के लिए एक रेस्क्यू एंड रिकवरी का प्लान चाहिए। जब वो प्लान, अब मुझे कहा गया कि जी ये हुकूमत के प्लान के ऊपर तनकीद करें, लेकिन मैं ढूंढता रहा पिछले 8 माह में कि मुझे कोई प्लान मिल जाए हुकूमत की तरफ से। हुकूमत का कोई प्लान है ही नहीं, तो मैं तनकीद किस बात पे करूं? एक फ्री फॉल है इकोनॉमी की और तवानाई के शोबे की। लेकिन इस वक्त जरूरत है कि एक ऐसी हुकूमत आए जो रेस्क्यू एंड रिकवरी का प्लान राइज करे और मामलात को आगे लेकर। हमने तवानाई में जो वेको की लेजिस्लेशन पास की, ये बिल पास इसलिए किया था कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए, और अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाता तो इन सर्दियों में जो 150 अरब का गर्दिशी कर्जा बढ़ा है गैस के सेक्टर में, यह सिफर होना था। इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। व्हीलिंग, यानी कि पाकिस्तान में अब वक्त आ गया है कि हुकूमत जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और पावर परचेज, इन सारी चीजों से बाहर निकले और अपने आप को हम पुल आउट करें, क्योंकि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। ये साबित हो गया कि हुकूमत ये काम नहीं कर सकती, और व्हीलिंग इसका एक बड़ा अच्छा रास्ता था, जहां हम अपनी सनत को एक ये मौका देते हैं कि उनकी इकोनॉमिकल कॉस्ट हों बिजली की, और दूसरी तरफ हम अपनी भी सारी कॉस्ट रिकवर करते हैं। हमने कोई 9-10 रुपए के करीब उस वक्त यूनिट जो है वो प्राइस किया था, जिसके अंदर कैपेसिटी पेमेंट्स की डिस्प्लेसमेंट भी शामिल थी, यानी हुकूमत को कोई नुकसान नहीं था, हुकूमत को बगैर पैसा खर्चे इस चीज का फायदा था। लेकिन वो भी बहरहाल इन्होंने 1 मई को हमने ये लॉन्च करना था, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर इसके TORs बनाए थे सारे, वो सारा का सारा भी धरा का धरा रह गया। इस वक्त जरूरत ये थी कि जब ये तवानाई का बहरान इस हुकूमत की नाअहली की वजह से आया है, तो हमारे सनत के और कॉमर्स के जो वजीर हैं वो इंडस्ट्री को साथ लेकर बैठते और एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को इंसुलेट करते, उनको पैकेजेस देते जैसे हमने कोविड के दौरान पैकेजेस दिए थे, ताकि ये इंडस्ट्री बंद ना होती, जो आज दर्जनों की तादाद में रोजाना खबरें आ रही हैं कि इंडस्ट्री बंद हो रही है। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि हमारे तवानाई के वजीर, 2 वजीर हैं इस वक्त तवानाई के, और हमारे सनत के और कॉमर्स के वजीर हैं, उनका नाम भी नहीं किसी को पता। ये सुबह उठ के करते क्या हैं और सुबह से शाम तक इनकी मसरूफियत क्या होती है, क्योंकि आज तक हमने इनकी तरफ से कोई रिफॉर्म, कोई रेस्क्यू, कोई रिकवरी का प्लान नहीं देखा हमने। आपको हुकूमत की तरफ से, मौजूदा हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा प्लान या कोई वजीर नजर नहीं आएगा जो आपको बताए कि रास्ता क्या है और ये कर क्या रहे हैं इस मामले को ठीक करने के लिए। ये एक नॉन फंक्शनल रजीम है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। इसी तरह हमें ये तमाम प्रोफेशनल बोर्ड्स को दोबारा रीइंस्टेट करने की जरूरत है, और ये पॉलिटिकल क्रोनिज्म के मामलात से हमें निकलना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि हालात तो बहुत खराब हैं, और ऐसे हालात, अभी जैसे अली खजर साहब ने कहा कि ऐसे हालात पाकिस्तान ने मईशत के पहले कभी नहीं देखे, कि इतने खराब हालत जो है वो पहुंच गई। और उसकी वजह यह है कि पिछले 8 माह के अंदर कोई फैसला साजी ना हो सकी। एक ऐसी हुकूमत जो अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं है, जिसको बैसाखियों के जरिए इमरान खान के खौफ की वजह से बैसाखियों का सहारा देके खड़ा किया गया हो, वो कैसे फैसला साजी कर सकती है? उनके लिए तो डे टू डे सर्वाइवल ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने इस मुल्क के जो इतने बड़े मसले खड़े कर दिए हैं, जिन्होंने मसले खड़े किए हैं, वो खुद कैसे उन मसलों को हल करेंगे? और इसहाक डार साहब की अप्रोच, यहां पे माशी माहिरीन बैठे हैं, वो एक अकाउंटेंट की अप्रोच है। इस वक्त पाकिस्तान को अकाउंटेंट की नहीं, पाकिस्तान को इकोनॉमिस्ट की अप्रोच की जरूरत है। ये नहीं कि ये फलानी बैलेंस शीट में इधर पैसे डाल दें, फलानी में इधर पैसे डाल दें और इतने पैसे ऊपर हो जाएंगे, इतने पैसे नहीं नहीं नहीं, नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत एक ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आ चुकी है, और हमें इसे ठीक करने के लिए डेट प्रोफाइलिंग की भी, रीप्रोफाइलिंग की भी जरूरत है। जैसे अली खजर साहब कह रहे हैं, डेट रीस्ट्रक्चरिंग की भी गुंजाइश निकालने की जरूरत है, आलमी इदारों से बात करने की जरूरत है। हमें इस वक्त अपनी इंडस्ट्री के साथ इंगेज करने की भी जरूरत है, और हमें इस वक्त एक स्टेबल स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए 5 साल के लिए, जो फैसला साजी कर सके, जो लोगों का बाय इन, यानी कि लोगों को बता सके कि यह फैसला साजी क्यों करनी दरकार है, और
फिर उस पूरे प्रोसेस को फॉलो अप कर सके और वापस इस मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा कर सके। ये डे टू डे गवर्नेंस जो है, हमें इस डे टू डे गवर्नेंस से और ये डे टू डे सर्वाइवल मोड जो हमारी रिजीम है, जिसके अंदर फंसी हुई है ये आर्टिफिशियल सी रिजीम, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि हम इससे निकलेंगे। और एक ये 2023 इंशाअल्लाह ताला, मुझे मालूम है कि बड़ी मायूसी है, बहुत ज़्यादा मायूसी है इस वक्त पाकिस्तान में। जितना ऑप्टिमिज्म था 8 माह पहले वो रिप्लेस हो गया मायूसी के साथ। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क की 2023 का वो साल होएगा जब ये जो एक घुटन का माहौल है जमहूरियत के अंदर और सियासत के अंदर, ये घुटन भी खत्म होगी। और जब ये मईशत के अंदर ये जो एक फ्री फॉल, बतदरीज फ्री फॉल, यानी हम गिरते ही चले जा रहे हैं बगैर किसी इंटरवेंशन के, इंशाअल्लाह ताला 2023 में ये भी खत्म होगा। बहुत शुक्रिया।